सत्य हिंदी के दर्शकों को नमस्कार। और आज हम एक शानदार कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। आज एक बड़ी घोषणा हुई है अमेरिका में। जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो चुनावी मैदान से हट गए हैं। और काफ़ी इस चीज़ को लेकर चर्चाएं चल रही थी लंबे समय से कि बाइडेन ट्रंप का मुकाबला करेंगे कि नहीं करेंगे। अंतिम समय तक ये लग रहा था कि बाइडेन ने न हटने का तय किया है, पर आज कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि बाइडेन हट भी गए और उन्होंने मैदान को कमला हैरिस के लिए, जो उनकी उपराष्ट्रपति थी हैं, उनके लिए खुला छोड़ दिया। अभी तो जो बाइडेन रहेंगे, नया राष्ट्रपति का चुनाव होने तक अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे, जनवरी में अगले साल तक शपथ होगी। अमेरिका के चुनाव को का भारत के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि जो ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए जिन वान साहब को उम्मीदवार बनाया है, जो उनकी पत्नी जो है वो भारतीय मूल की के परिवार की पुत्री हैं, उषा। और कमला हैरिस के बारे में तो हम जानते ही हैं, जब से वो उपराष्ट्रपति बनी है तो भारत का एक जबरदस्त कनेक्शन, संबंध अमेरिकी चुनाव से हो गया है। दूसरा ये कि अमेरिका में कोई 50 लाख लोग भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं, जिन्होंने बहुत ही उच्च पदों पर, काफी संपन्न पदों पर, बड़े बड़े पदों पर अपनी प्रतिभा से पहुंचकर स्थान बनाया है और काफी नाम कमाया है, और राजनीति में भी उनका काफी दखल है। इन चुनावों को लेकर लोगों के मन में कई तरह की जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि अमेरिका में अगर ट्रंप आते हैं तो उसका भी भारत की पूरी राजनीति पर, इस उपमहाद्वीप की राजनीति पर असर पड़ने वाला है। और कमला हैरिस आ जाती हैं, बन जाती हैं, तो उसका भी असर पड़ने वाला है। भारत अमेरिकी संबंधों पर भी पड़ेगा और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हम आज सैम पिट्रोडा साहब से बातचीत कर रहे हैं। सैम पिट्रोडा साहब, 81 साल के सैम पिट्रोडा साहब भारत में संचार क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वो राजीव गांधी जी के परम मित्र रहे हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अमेरिका में सलाहकार रहे हैं, और अमेरिका की जो बहुत चर्चित हस्तियां हैं उनमें पिट्रोडा साहब का शुमार है। और हम पूर्व में भी आपसे बातचीत कर चुके हैं पिट्रोडा साहब से। कुछ दूसरे मसलों पर हमने बातचीत की थी। 30 अगस्त को शिकागो में, जहां पिट्रोडा साहब रहते हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है डेमोक्रेटिक पार्टी की, कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें आखिरी मतलब अंतिम रूप से राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर और वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर जो प्रत्याशी होंगे मोहर लगेगी। पिट्रोदा साहब बड़ी बारीकी से अमेरिका की राजनीति को देख रहे हैं, परख रहे हैं, जांच रहे हैं, और उनकी खूबी है कि वो राजीव जी को भी सलाह देते रहे हैं, सोनिया जी को भी देते रहे हैं, और अब राहुल गांधी को भी दे रहे हैं, जिनको कि देश में भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं उनको, राहुल गांधी को। तो ऐसे में माना जाता है कि सैम पिट्रोडा राहुल गांधी जी के साथ दैनिक रूप से, नियमित रूप से संपर्क में हैं। उनके मार्गदर्शक भी हैं, सलाहकार भी हैं, उनको अमेरिका से गाइड करते हैं। ऐसी स्थिति में, और आपने देखा था कि राहुल गांधी ने जब अमेरिका की यात्रा की थी, वो पूरी की पूरी अमेरिकी यात्रा, जो कैलिफोर्निया के इलाके में गए, वॉशिंगटन के इलाके में गए, तमाम जो उनके यूनिवर्सिटीज में जो तमाम लेक्चर्स हुए, संवाद हुआ जो लोगों के साथ, उसमें पिट्रोडा साहब की बड़ी भूमिका रही है। तो हम पिट्रोडा साहब का स्वागत करते हैं, और इस सवाल के साथ
बातचीत की शुरुआत करते हैं कि ये जो एक अचानक से परिवर्तन हुआ जिसकी कई दिनों से चर्चा थी कि जो बाइडेन मैदान से हट जाएंगे। कैसे देखते हैं क्या अमेरिकी चुनाव पर क्योंकि बहुत लेट हटे हैं, मतलब अगर वो थोड़ा पहले हट जाते, जिस तरह का डिबेकल उनका ट्रंप के साथ डिबेट में हुआ और तमाम चीजें हुई, क्या कारण पेट्रोदा साहब देखते हैं ये जो अमेरिकी राजनीति में इतनी उथल पुथल मची हुई है, इसको कैसे हमारे भारत के दर्शकों के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पेट्रोदा साहब, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद गर्ग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया। आपने जो बताया बैकग्राउंड वो बड़ा क्लियर है कि अमेरिका में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है क्योंकि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन अगले महीने है और फाइनल कैंडिडेट डिसाइड करना है डेमोक्रेटिक पार्टी को। जैसे आपने बताया, प्रेसिडेंट बाइडेन ने डिसीजन बहुत लेट लिया। जो डिबेट में उनका परफॉर्मेंस था, जैसे वो कुछ बातें कोऑर्डिनेट नहीं कर सके, कुछ बातें समझा नहीं सके लोगों को, इससे सबको ऐसा लगा कि इनकी उम्र 4 साल तक काम नहीं करेगी और यह प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना चाहिए कि वो हट जाए। लेकिन वो नहीं हटे। बहुत लोगों ने उनको बताया, बहुत चर्चा हुई मीडिया में, लेकिन जब उन्हें कोविड हुआ तो आई एम श्योर कि उनको जो वीकनेस दिखाई दी, तब उन्हें अंदर से शायद लगा कि हमारी तबीयत हमारा साथ नहीं देगी। मैं ऐसा मानता हूं कि ये कोविड की वजह से उनके माइंड में ये विचार आया कि ये 4 साल शायद मैं सेवा नहीं कर सकूंगा। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि कमला हैरिस को हमारा सपोर्ट देते हैं। तो सब जगह अभी लोग कमला हैरिस के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी समय है। कमला हैरिस किनको चुनती हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे, और दूसरे कितने लोग कन्वेंशन पहले अपना जोर लगाएंगे, और कुछ भी हो सकता है। कमला हैरिस का दावा जो है वो ठीक है, लेकिन अभी भी समय है। अमेरिकन पॉलिटिक्स इतना डिवाइडेड है और ट्रंप और उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है। अभी आपने देखा उनका भी अधिवेशन था, उनके अधिवेशन में बहुत कुछ कहा गया और मूड बहुत अपबीट था। बड़ी अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ कन्वेंशन ने सब पॉइंट कवर किए थे अच्छी तरह से। सो लोग ट्रंप के साथ हैं, उनकी पूरी पार्टी यूनाइटेड है, और यहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये लास्ट मिनट पे बाइडेन ने डिसीजन लिया जैसे आपने बताया। तो हम तो कहेंगे कि
let's wait till the convention. मैं एक चीज कन्वेंशन के जानना बाद, चाहता हूँ जी, हाँ सॉरी। जी, तो कन्वेंशन के बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अभी ऐसा लग रहा है जी कि कमला हैरिस विल गेट द कॉन्फिडेंस, लेकिन जैसे उन्होंने खुद ने बताया कि आई हैव टू अर्न एंड आई हैव टू विन, सो अर्निंग अभी चल रहा है, तो लेट्स नॉट जंप द गन। एक चीज ये जानना है पिट्रोडा साहब कि बाइडेन ने कमला हैरिस को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, जब वो जिस तरह के काम, जिस तरह की जिम्मेदारी, जिस तरह की योग्यता कमला हैरिस को रही है, मतलब अटॉर्नी रही है वो, और इतना ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी इमेज बिल्डिंग में बाइडेन ने उनको मदद नहीं की और इस तरह के कामों में उनको लगाया कि कमला हैरिस डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस द अमेरिकन मासेस। क्या ये सही है क्या? हम ऐसा मानते हैं कि अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। कमला हैरिस को इमिग्रेशन के बारे में फ्री हैंड दिया गया था, ऐसा लोग समझते हैं। अगर जो उन्होंने इमिग्रेशन का प्रॉब्लम अच्छी तरह से हैंडल किया होता और अभी सॉल्व हो गया होता, तो इमेज ऑटोमेटिकली बदल जाती। इमिग्रेशन इज ए बिग एजेंडा फॉर ट्रंप, और वो लोग इसी पे वापिस आएंगे कि देखिए कमला हैरिस को काम दिया था इमिग्रेशन का, कुछ नहीं हुआ, तो देश कैसे ट्रस्ट कर सकता है इनको? एक काम दिया था वो भी बराबर नहीं हुआ, सच झूठ क्या है किसको पता। लेकिन पब्लिक इमेज ऐसी है कि जो काम दिया गया था वो पूरी लीडरशिप से नहीं हुआ। सो वाइस प्रेसिडेंट का जॉब सब जगह वैसा ही रहता है कि प्रेसिडेंट कंट्रोल्स इट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट शुड बी स्मार्ट इनफ कि एक एक छोटी चीजें लेके उसका निकाल लाए, और तब लोग समझेंगे कि ये वाइस प्रेसिडेंट रिजल्ट लाते हैं, बातें नहीं करते। वर्क हैज टू स्पीक। आपको लगता है कि ओबामा के टाइम में बाइडेन साहब ने कुछ इस तरह का कंट्रीब्यूशन किया था जो कमला हैरिस नहीं कर पाई बाइडेन के जमाने में? बाइडेन की विजिबिलिटी थी क्योंकि बाइडेन कांग्रेस में बहुत सालों से है, सो बाइडेन का एक एडवांटेज था कि वे लॉन्ग टाइम से सेनेटर रहे, वो बहुत सारी सब कमिटी के चेयरमैन थे, कमिटीज के चेयरमैन थे, और हैरिस का सेनेट में रहना वो नई चीज है कंपेयर टू बाइडेन, सो वो फर्क है ना। हाउ डू यू कंपेयर, आप ये कंपेयर कैसे करते हैं कि जिस तरह की नीतियां भारत में नरेंद्र मोदी की है उसी तरह की नीतियां अमेरिका में ट्रंप की हैं? मतलब एंटी माइनॉरिटीज और एंटी, मतलब जिस तरह का प्रोटेक्शन वो करते हैं, एंटी मुस्लिम उनका एटीट्यूड है, मुस्लिम कंट्रीज के प्रति है। तो आप कैसे, हाउ डू यू कंपेयर बिटवीन द, आई मीन, टू लीडर्स? मैंने पहले भी बहुत दफा बताया है कि कंपैरिजन सीधी है। इंडिया में कहते हैं कि हमारी बॉर्डर पे एनिमी है पाकिस्तान, यहां भी कहते हैं कि हमारी बॉर्डर पे एनिमी है इमिग्रेंट्स। इंडिया में कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, यहां भी एक अंडरटोन है कि ये व्हाइट सुप्रीमेसी है।
इंडिया में भी ऐसी एक हवा है, जैसे ओबीसी, दलित को पूरा दर्जा नहीं दिया गया है। यहां ब्लैक लाइव्स मैटर है, वहां पे कास्ट है, वहां भी कम्युनिटी वायलेंस बढ़ गई है, यहां भी कम्युनिटी वायलेंस बढ़ गई है। So polarization has taken place on both sides. In the process, institutions have buckled up. यहां भी सुप्रीम कोर्ट has made some decisions अभी अभी, जिससे लोग नाराज हैं कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इंडिया में भी ऐसा चल रहा है। लेकिन यहां की जो इंस्टीट्यूशंस है वो बड़ी स्ट्रांग है, और हमारे वहां की इंस्टीट्यूशंस वीक है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। यहां पे यूनिवर्सिटीज डेमोन्स्ट्रेशंस, स्टूडेंट मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक्स, सिविल सोसाइटी इज वेरी स्ट्रांग। हमारे वहां इनके पास पावर बहुत कम है, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ लेके उनको परेशान कर सकती है। सो ये फर्क है। बाकी तो एटीट्यूड जो है दोनों सरकार की टू सम एक्सटेंट ऑथोरिटेरियन है। लोगों से बातें कम होती हैं, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, को क्रिएशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन ये एक स्टाइल है दोनों लीडर की। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या जो गन कल्चर है, वायलेंस है, और ट्रम्प का जो सपोर्ट है गन जो कॉरपोरेट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वेपन्स हैं, उनको है, और जो वायलेंस है, तो क्या अमेरिकी जनता, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन पीपल, वो क्यों सपोर्ट करते हैं ट्रम्प को? क्या देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड ट्रम्प गेटिंग सपोर्ट? बहुत रीजंस हैं। एक तो यह है कि लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिका इज ऑन डिक्लाइन, अमेरिकन पावर कम हो रहा है। लेकिन रियलिटी, अमेरिका में नॉट बी ऑन डिक्लाइन, बट द अदर कंट्रीज आर बिकमिंग पावरफुल। सो ये सब लोगों को समझना है, इट इज नॉट अबाउट अमेरिकन डिक्लाइन, इट इज अबाउट अदर कंट्रीज बिकमिंग मोर पावरफुल। यहां पे चाइनीज पे ऑब्सेशन है अभी। कुछ भी बात करिए आप, everything goes back to China. They want to curtail China. They are worried about Chinese manufacturing, which is true. They are concerned about China in Taiwan. They are concerned about Chinese export. They are concerned about Chinese leadership in electrical vehicles. So, एक ग्रुप ऐसा है, वो मानता है कि भाई चाइना को चेक करना है, और वे ऑथोरिटेरियन टाइप भी कर सकता है। उसकी इफेक्ट क्या है कि यहां पे इकोनॉमी, इन्फ्लेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन जॉब्स आर नॉट अ प्रॉब्लम हियर। यहां पे जॉब्स बहुत हैं, टेक्नोलॉजी आगे है, एआई और सब जगह। अमेरिका इज स्टिल ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सब लोगों को यहां आना है। आप देखिए बॉर्डर पे लोग लाइन करके खड़े हैं, क्योंकि सबको यहां आना है। अगर अमेरिका इतना खराब होता तो लोग यहां क्यों आने के लिए इतने तड़पते?
Average income is very high. Per capita is the highest almost, okay, after Luxembourg. So America is seen as a land of opportunity. And यहाँ के लोग ऐसा समझते हैं कि हमें इसको बचाना है. ये जो सेकंड टर्म में ट्रम्प आएंगे, आपको लगता है कि इंडिया के साथ उनका रिलेशनशिप वैसे ही रहेगा जैसा फर्स्ट टर्म में था, या यू थिंक दैट there will be a perceptible change in his attitude towards India or other countries? हमारे वहां लोग ऐसा मानते हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, लेकिन इन रियलिटी इंडिया इज हार्डली डिस्कस्ड. ओके. लोकल मीडिया, ये सबका अटेंशन है चाइना, रशिया एंड ईयू. तो हमें यह समझना है कि हमारे दिमाग में ऐसा घुसा दिया गया है कि भारत विश्व गुरु है. कोई विश्व गुरु नहीं है, कोई पूछता नहीं है. वी हैव टू रियलाइज दैट अमेरिका इज गुड विथ इंडिया बिकॉज इंडिया इज ए बिग मार्केट. ये ट्रांजैक्शनल वैल्यू है कि आप हमसे क्या खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, कब खरीदेंगे. ये ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप है, इतनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं है. उनका प्रीऑक्यूपेशन अभी चाइना है. जो भी उनको चाइनीज में मदद कर सके, चाइनीज को कर्टेल करने में, इज गुड फॉर देम. सो मैं तो ऐसा समझता हूं कि कोई भी प्रेसिडेंट आए, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इतना ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है और ट्रांजैक्शन रहेगी फॉर सम टाइम टू कम. आपको क्या लगता है, जो विनिंग चांसेस का अगर मैं पूछूं आपसे कि आप वहां मौजूद हैं, अमेरिका में हैं, आप पूरी चीजें देख रहे हैं, ट्रम्प को जिस तरह की जो उनके ऊपर फायरिंग हुई और उनके कान पर लगा, उसके बाद से जो सिंपैथी मिली, उनको सपोर्ट मिला, उसका कोई फर्क पड़ा है क्या कि वो जो अटेम्प्ट हुआ असैसिनेशन का या व्हाटएवर, जिसके बारे में मोटिव्स के बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि उसके मोटिव्स क्या थे, आपको क्या लगता है कि एक सिंपैथी फैक्टर भी काम कर रहा है कि ये ट्रम्प की, अगर ट्रम्प जीतते हैं तो उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि हो जो सकता है. जी. अभी तो लग रहा है कि एडवांटेज ट्रम्प है. चीजें बदल सकती है, लेकिन उनके कन्वेंशन के बाद एडवांटेज ट्रम्प इज क्लियर. उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया, यंग 39-year-old, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. उन्होंने अगर जो दूसरा कोई 75-year-old किया होता तो इमेज में फर्क पड़ता है, लेकिन ये यंग को सिलेक्ट करके उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी सिक्योर कर ली. यंग लोगों का वोट भी सिक्योर किया, मिडवेस्ट का वोट भी सिक्योर किया, जो इंपॉर्टेंट है. मिडवेस्ट, ओहायो, मिशिगन, इलिनॉय, आयोवा, these are all important states, विस्कॉन्सिन. सो उनका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहा. आपको क्या लगता है ये ओबामा का कोई रोल रहा इनको, बाइडेन को कन्विंस करने में कि he should withdraw from the contest? सबने बताया, बहुत लोगों ने बताया, नैन्सी पेलोसी, लॉट ऑफ अदर सेनेटर्स आल्सो टोल्ड हिम. बट मेरा तो मानना ऐसा है कि ये कोविड के टाइम में जो अंदर से वीकनेस लगी,
और हम समझते हैं कि ये उम्र में वीकनेस एंड हेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हमारी उम्र भी उनके जितनी है, आई थिंक हमारे दोनों में करीबन 13 की 15 दिनों का डिफरेंस है। हम देखते हैं उनका ओरिएंटेशन, तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये फिट नहीं है और 4 साल के लिए। उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, फोकस करना, कभी कभी इतनी बड़ी भूल कर देना कि किसी को पुतिन बोलना, यू नो, ये चीजें लोग देखते हैं और उन पे ध्यान देते हैं। सो हमें भी समझना है कि भी अब बहुत हुआ। इट इज बेटर टू गो व्हेन यू आर हाई देन व्हेन यू आर लो। ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो आप देख रहे हैं हाल वहाँ अमेरिका में, आपको क्या लगता है ये कांग्रेस के लिए इसमें से क्या लर्निंग्स हैं? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी उसकी लीडरशिप के लिए या उसके लिए द वे थिंग्स आर शेपिंग इन अमेरिका, जो आपने भी कहा कि जो सवर्णवाद है, वाइट सुप्रीमेसी है, या सॉर्ट ऑफ हिंदुइज्म जिसको हम कहते हैं, वहां भी वो कह रहे हैं ईसाई धर्म खतरे में है। वो कहते हैं, ट्रम्प कहते हैं, वो भी वायलेंस की वकालत करते हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ हैं। आपने भी कहा माइनॉरिटीज और बैकवर्ड लेटिनोस के खिलाफ हैं, अफ्रीकी एशियाई लोगों के खिलाफ। कांग्रेस के लिए क्या लड़ने है कि आई मीन ये चुनाव जैसे अमेरिका का इम्पोर्टेंट है, हाउ कांग्रेस जिस जगह से बिल्ड कर रहे हैं राहुल गांधी, आप क्या समझते हैं? मतलब उसमें क्या उनको लेसन्स हैं अमेरिकी इलेक्शंस के या अमेरिकी चीजों के? हम मानते हैं कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो राहुल गांधी ने आर्टिकुलेट की है इस इलेक्शन में, इज वेरी क्लियर दैट इंडिया needs to focus on democracy, diversity, inclusion, employment, inflation, security, food। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर है हमें, हमारे दिमाग में, और हम मानते हैं कि राहुल ने बड़ी अच्छी तरह से उसको आर्टिकुलेट किया है। लेकिन चैलेंज हमारे पास यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी भी पुराना है। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर ये मॉडर्न नीड्स के लिए हमें बदलना है। हमें बहुत सारे यंग लोग चाहिए, हमें स्ट्रक्चर बदलना है, प्रोसीजर्स लानी है, हमें ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथन करना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइज करना है। सो हमारी जो चैलेंज है कांग्रेस पार्टी में, वो थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां की पार्टियां सब बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टियां हैं, बहुत डिसेंट्रलाइज है। यहां पे काउंटी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये हमें डेफिनेटली सीखना है, करना है। ये हमारी बड़ी चैलेंज है, हम जानते हैं खुद, लेकिन सबको समझना है ये। धन्यवाद सैम साहब, आपसे बातचीत के लिए आपने टाइम निकाला सत्य हिंदी के दर्शकों के लिए।
और हम इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद गर्ग साहब, क्योंकि ऑलवेज अमेरिका गुड टू में टॉक टू यू। या सो नाइस ऑफ यू। और थैंक यू। अमेरिका के चुनाव जो हैं वो भारत के नागरिक बहुत इंटरेस्ट के ये साथ देख कन्वेंशन रहे हैं। शिकागो में जो कन्वेंशन चलेगा ना, उस वक्त बात करेंगे। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, जी क्योंकि जी वो जी टेम्पो अलग रहेगा उस वक्त। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।